यहाँ पे टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। अच्छा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। लिमिटिंग मतलब जो लिमिट करता है, जो कि कम अमाउंट में होता है, जो कि ईज़िली कंज्यूम होता है, जल्दी कंज्यूम हो जाता है। रिएक्टेंट रिएक्शन करने के लिए जो रिएक्टेंट इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले जो रिएजेंट हम उसके अंदर डालते हैं उनको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट, जो कि फिर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट को अगर हम सिंपली कहें कि वो जो रिएक्शन के अंदर जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, जिनका अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है कि वो इतना इजीली कंज्यूम हो जाए कि बस फिर उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाए। तो इसको हम मज़ीद समझते हैं। लेट्स रीड द पैराग्राफ। हैविंग कम्प्लीटली अंडरस्टूड द थ्योरी ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वी शिफ्ट टूवर्ड द रियल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, रियल इन सेंस दैट वी डील विद सच कैलकुलेशन वेरी कॉमनली इन केमिस्ट्री। कहते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्री है केमिकल रिएक्शंस की, इसकी थ्योरी को समझने के लिए जो रियल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है उसकी तरफ जाते हैं। और रियल का मतलब ये है कि जो कॉमनली केमिस्ट्री के अंदर पाए जाते हैं। ऑफन इन एक्सपेरिमेंटल वर्क, जब भी हम एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं, वन और मोर रिएक्टेंट इज़ डिलिबरेटली यूज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी। कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। अच्छा, वो बहुत क्वांटिटी में यूज़ करने का मकसद ये होता है द क्वांटिटी एक्सीड द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री मतलब कि जो रिएक्शन के लिए क्वांटिटी रिक्वायर होती है उससे हम थोड़ा ज़्यादा उसके अंदर रिएक्शन के अंदर वो क्वांटिटी डालते हैं। दिस इज़ डन, ये इसलिए होता है टू इंश्योर दैट ऑल अदर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज़ कम्प्लीटली यूज्ड अप इन केमिकल रिएक्शन। अच्छा, वो जो हम एक्सेस क्वांटिटी का रिएक्टेंट उसके अंदर यूज़ करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि उसके अंदर जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स हैं वो पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएं। वो जो ज़्यादा अमाउंट हमने रिएक्टेंट का डाला होता है उसका मकसद ये होता है कि वो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए और दरमियान में रिएक्शन रुक ना जाए। समटाइम दिस स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय टू मेक रिएक्शन अकर फास्टर। कभी कभी ये इसलिए भी होता है कि रिएक्शन जल्दी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन मेक्स थिंग बर्न मोर ईजली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन की जो लार्ज अमाउंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज़ होती है, वो इसलिए ताकि वो बर्निंग में हेल्प कर सके, हमारे काम आ सके, और उसकी वजह से ऑक्सीजन, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या हो, बर्निंग ईजिली हो सके। इन दिस वे एक्सेस ऑक्सीजन इज़ लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। और फिर जो एक्सेस अमाउंट हमने डाला होता है ऑब्वियसली प्रोडक्ट में वो लेफ्ट बिहाइंड मतलब रह जाता है। एंड द अदर रिएक्टेंट इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर, और वो जो दूसरी रिएक्टेंट्स होते हैं वो जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल किया गया ताकि बर्निंग ज़्यादा इजीली हो और जल्दी हो। इन दिस वे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंड अदर रिएक्टेंट इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर। दिस रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम अर्लियर इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, वो रिएक्टेंट्स जो कि पहले कंज्यूम हो गए उनको कहा जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट फॉर्म इज़ लिमिटेड बाय रिएक्टेंट दैट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। अब प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है या प्रोडक्ट के अमाउंट को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो जो लिमिटेड रिएक्टेंट्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो जब इजीली जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं तो फर्दर तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। और रिएक्शन के स्टॉप होने का मतलब ये है कि वो जितने अमाउंट प्रोडक्ट का बना है बस फिर उतना ही बन गया है। वंस दिस रिएक्टेंट इज कंज्यूम, जब एक दफ़ा ये रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है द रिएक्शन स्टॉप, फिर वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। नो एडिशनल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म, तो फिर मज़ीद कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको इस तरह भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि hence the limiting reactant is the reactant that controls the amount of product formed in a chemical reaction due to its smaller amount. लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि अपने अमाउंट की वजह से केमिकल रिएक्शन के अंदर ईजिली कंज्यूम हो जाते हैं, उनसे प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है और उनका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो अपने कम अमाउंट की वजह से वो रिएक्शन के अंदर जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं और जल्दी प्रोडक्ट बना देते हैं।
अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन्होंने एक इजी सा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कॉमन एग्जांपल गिवन है. द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एनालॉगस टू द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ कबाब्स एंड द स्लाइसेस टू प्रिपेयर सैंडविचेस. अब यहाँ पे ये लोग सैंडविचेस बना रहे हैं और नंबर ऑफ कबाब को स्लाइसेस के साथ कंपेयर करें. यहाँ पे रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, कबाब और स्लाइसेस, और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सैंडविचेस हैं. इफ़ वी हैव 30 कबाब्स, अगर 30 कबाब हमारे पास गिवन है एंड 5 ब्रेड्स और 5 ब्रेड्स और उन 5 ब्रेड की 58 स्लाइसेस है, तो फिर क्या होगा, देन वी कैन ओनली प्रिपेयर 29 सैंडविचेस. तो उन 59 स्लाइसेस की वजह से कितने बनेंगे, 29 सैंडविचेस बनेंगे. हालांकि हमारे पास कबाब कितने हैं, कबाब हमारे पास 30 है, लेकिन यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, स्लाइसेस, जो ब्रेड के स्लाइसेस है वो है. तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो कंट्रोल हो रहा है. सैंडविचेस 29 बन रहे हैं, 1 कबाब विल बी एक्स्ट्रा, तो वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा, एंड द स्लाइसेस विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट. It is practical problem that we cannot purchase exactly 60 slices for 30 kebabs to prepare 30 sandwiches. कहते हैं ये एक बहुत प्रैक्टिकल सा प्रॉब्लम है, कॉमन सा प्रॉब्लम है कि हम क्या करें, एग्जैक्टली 60 स्लाइसेस नहीं ख़रीद सकते 30 कबाबों के लिए कि 30 सैंडविचेस बना सकें. नेक्स्ट जो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है वो एक केमिकल इक्वेशन की मदद से दिया हुआ है. कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहे हैं, 2 मोल वाटर बना रहे हैं. अब यहाँ पे ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है, जिसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है. लेट्स रीड द पैराग्राफ. When we take 2 moles of hydrogen जो कि actually 4 grams है and allow it to react with 2 moles of oxygen, 64 grams ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे, then we will take only 2 moles of water. Actually we will get 2 moles 36 gram of water because 2 moles 4 gram of hydrogen react with 1 mole of oxygen according to balanced chemical equation. Since less hydrogen is present as compared to oxygen, so hydrogen is limiting reactant. If we would have reacted 4 moles of hydrogen with 2 moles of oxygen, we would have obtained 4 moles of water. अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो हाइड्रोजन है जो कि 4 ग्राम में अवेलेबल है. इसके 2 मोल्स यहाँ पे इजीली कंज्यूम हो जाते हैं और 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो जब ये प्रोड्यूस हो गए और ये कंज्यूम हो गए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, और इसके अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या है, वो वाटर है. वाटर को बनाने के लिए वो हाइड्रोजन है. और जब भी किसी रिएक्शन के अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो कंज्यूम हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, और जितना अमाउंट प्रोडक्ट का बना होता है बस फिर उतना ही रहता है. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट. कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका पता कैसे चलेगा. तो कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं. To identify limiting reactants, the following 3 steps are performed. लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. और जो बैलेंस इक्वेशन दिया होता है उसमें हमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स देखने होते हैं. उसके अलावा जो नंबर 2 है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के फाइंड आउट करने होते हैं उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से. आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच इज़ प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट. अब इनमें से आपने देखना होता है कि वो कौन सा रिएक्टेंट है जो सबसे, अब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके रिएक्टेंट में हमने वो रिएक्टेंट देखना होता है जिसकी वजह से सबसे जो लीस्ट अमाउंट प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वही रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा. अब उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के आइडिया को मज़ीद क्लियर कर रहे हैं, मज़ीद उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं. यहाँ पे एग्जांपल 13 है.
स्टेटमेंट उसका गिवन है, अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज हीटेड देन. नंबर एक हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. यहाँ पे स्टेटमेंट को समझते हैं. अमोनिया गैस तैयार हो रहा है जब दो सॉलिड्स को आपस में हीट किया जाता है. वो दो सॉलिड कौन से हैं, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इन दोनों सॉलिड्स को हीट करके क्या बना रहा है यहाँ पे, अमोनिया गैस. इफ़ द मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम्स ऑफ ईच सॉलिड इज़ हीटेड देन. कह रहे हैं कि अगर इस मिक्सचर में 100 ग्राम्स जो है हर एक सॉलिड 100 ग्राम्स में मौजूद है और इसको हम हीट करेंगे, तो आपने मालूम क्या करना है, हमने मालूम यहाँ पे ये करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड. अमोनिया जो बन रहा है उसके नंबर ऑफ ग्राम्स हमने मालूम करने हैं. इसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट है जो कि लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो कि बच जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, जो कि लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, एक्सेस है, वो हमने मालूम करना है. तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड 2 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं. दोनों सॉलिड स्टेट के अंदर है. जो ब्रैकेट के अंदर एस लिखा हुआ है इसका मतलब है सॉलिड स्टेट. रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है जो कि सॉलिड है. अमोनिया गैस बन जाती है जो कि गैशियस फॉर्म में, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस हो जाते हैं. अमोनिया और वाटर दोनों 2 मोल्स हैं, जबकि कैल्शियम क्लोराइड 1 ही मोल है. सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. अब दोनों सॉलिड्स के हमें ग्राम्स दिए हुए हैं कि दोनों 100 ग्राम्स है. दोनों को हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं. इसका मोलर मास फाइंड आउट किया है तो वो 53.5 आया है और मास तो इसका 100 ग्राम है. दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे 1.87 मोल्स. मास हमारे पास प्रोड्यूस जनरेट हो जाएगा. तो ग्राम ग्राम कट गए और मोल हमारे पास आ गए. मास ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे इन्होंने ये गलती की है, ये मास नहीं है, ये मोल है. इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मास और मोलर मास को पुट करके जो इससे आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम और इसका जो मोलर मास मालूम किया वो 74 ग्राम पर मोल है. दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, 1.35 मोल्स. अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को जब कंपेयर किया जाता है, जैसे पिछले एग्जांपल में भी हमने किया, NH4Cl और NH3 बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर हम देखें तो दोनों 2 मोल्स में मौजूद है. अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया गैस दोनों, अमोनियम क्लोराइड भी 2 मोल्स है और अमोनिया गैस जो जनरेट हो रहा है वो भी 2 मोल्स है. तो 2 मोल्स, अगर ये 2 है और ये भी 2 है तो अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा. इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर 1.87 है तो ऑब्वियसली फिर इसके भी कितने होंगे, 1.87. सिमिलरली कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद दोज ऑफ अमोनियम. अब पहले हमने अमोनियम क्लोराइड को इसके साथ कंपेयर किया अमोनिया गैस के साथ, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को करेंगे. बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो 1 है और अमोनिया हमने देखा वो कितने हैं, 2. तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1.35 है तो फिर ये तो इसका डबल हो गया, तो इसको हम जब डबल करेंगे तो 2.70 मोल्स आ जाएंगे. Since the number of moles of NH3 produced by 100 gram or 1.87 moles of NH4Cl are less, so NH4Cl is limiting reactant. अब NH4Cl के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कम है 1.87 और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके नतीजे में जो अमोनिया बन रहा है वो उसके ज़्यादा है. अनदर रिएक्टेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, ये एक्सेस अमाउंट में पाया गया है. यहाँ पे अमोनिया लिमिटिंग है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है, कि इसकी वजह से ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. हेंस मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 1.87 मल्टीप्लाई बाय 17 ग्राम पर मोल. तो दोनों से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, 31.79 ग्राम्स. अच्छा, पहले फर्स्ट वन पार्ट में हमने क्या लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम किया.
अब हम जो बी पार्ट है उसमें देखेंगे कि अमाउंट ऑफ रिएजेंट प्रेजेंट इन एक्सेस जो रिएजेंट है उसको मालूम करेंगे. लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which will completely react with 1.87 moles of ammonium chloride with the help of equation. For this purpose compare NH4Cl and calcium hydroxide. अमोनियम क्लोराइड 2 मोल्स है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल. तो अगर अमोनियम क्लोराइड 1 मोल होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाफ मोल. इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास 1.87 मोल्स दिए हुए हैं अमोनियम क्लोराइड का, तो उसका हाफ 0.935 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के. Hence, the number of moles of calcium hydroxide which completely react with 1.87 moles of NH4Cl is 0.935 moles. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो हमने लिए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो 1.35 है और जो यूज़ हुए हैं वो 0.935 हैं. इसके अलावा जो नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो बच जाते हैं इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 0.415 रह जाएंगे. द मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड जो कि एक्सेस रिएजेंट है 0.15 को 74 इसके मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम्स में मास इसका आ जाएगा 30.71 ग्राम्स. इट मीन्स दैट वी शुड हैव मिक्स 100 ग्राम्स ऑफ NH4Cl विद 69.3 ग्राम्स. ये 69.3 ग्राम्स का मतलब ये है कि इतना अमाउंट भी काफ़ी होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है टू गेट 1.87 मोल्स ऑफ NH3. एक्सेस रिएजेंट है तो इसीलिए हमने जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसको स्किप किया. टोटल हमने 100 लिया था लेकिन 69.3 ग्राम भी अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पिक करके 100 ग्राम के साथ रिएक्ट कराएं तो उतनी ही अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा उतनी ही मोल्स में जितना अभी इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ. तो यहाँ पे एक्सेस जो हमारे पास रिएजेंट है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है. टॉपिक है यील्ड. अच्छा, यील्ड होता क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड. कितने अमाउंट में किसी भी रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी मिकदार कितनी है, उसको हम कहते हैं यील्ड. टाइप्स ऑफ यील्ड दो तरह की यील्ड होते हैं, एक थ्योरेटिकल यील्ड एक एक्चुअल यील्ड. थ्योरेटिकल मतलब जो थ्योरी से हम एज्यूम करते हैं, एक्चुअल जो कि असल में वो यील्ड होता है. यील्ड वो मिकदार है प्रोडक्ट की जो कि रिएक्शन के नतीजे में बन जाता है किसी भी रिएक्शन के नतीजे में. थ्योरेटिकल यील्ड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड. अब रिएक्शंस जो प्रोसीड होते हैं उसको बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के तौर पर लेकर जाता है. बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जब हम किसी भी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं या उसके अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो वो वहाँ पे जो यील्ड हमारे पास मिलता है या फाइंड आउट हो जाता है उसको कहा जाता है थ्योरेटिकल यील्ड. मतलब थ्योरी से हमने वो यील्ड एज्यूम की है. वो कहाँ से फाइंड आउट हुआ है? थ्योरी से. मतलब एक रिटन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है और वहाँ से हमने एक यील्ड निकाली कि हाँ इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, उसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड. अब एक्चुअल क्या होगा? वो अमाउंट जो कि असल में केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनती है उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड. इनके नामों से ही पता चल रहा है एक्चुअली यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में डिफरेंट होती है. दोनों की जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक दूसरे से समहाउ डिफरेंट होती है क्योंकि एक्चुअली जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन में जो हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़ उसमें थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक्स आ जाती है, एरर आ जाता है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा या तो कभी ज़्यादा कैलकुलेट हो जाता है या फिर कम. तो इस वजह से जो एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड है वो एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन दोनों ही केमिकल रिएक्शन में कंसीडर होती है, मानी जाती है. तो इसलिए यहाँ पे जो यील्ड है उसकी दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं. एक को थ्योरेटिकल कहा जाता है और एक को एक्चुअल. इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं पैराग्राफ को पढ़कर. Yield. The amount of products obtained in chemical reaction is called actual yield of that reaction. कितने अमाउंट प्रोडक्ट का केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है उसको कहा जाता है एक्चुअल यील्ड ऑफ दैट रिएक्शन.
द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द थ्योरेटिकल यील्ड। यहाँ पे शुरू में ही थ्योरेटिकल और एक्चुअल का डिफरेंस बता दिए कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वो थ्योरेटिकल यील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो एक्चुअली जो अमाउंट प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन में वो क्या कहलाता है, वो एक्चुअल यील्ड कहलाता है। द theoretical yield is maximum amount of product that can be produced by a given amount of reactant according to balanced chemical equation। अच्छा, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमने डाले होते हैं ऑब्वियसली उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, तो वो मैक्सिमम अमाउंट प्रोडक्ट का जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बन जाता है रिएक्टेंट को कंज्यूम करके, उसको कहा जाता है यील्ड। इन मोस्ट केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज लेस देन थियोरेटिकल यील्ड। ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो एक्चुअल यील्ड होता है वो कम होता है थियोरेटिकल यील्ड के मुकाबले में। देर इज़ वेरियस रीज़न फॉर दैट, इसकी कुछ वजूहात है, कुछ रीजंस हैं कि जो एक्चुअल यील्ड है वो थियोरेटिकल यील्ड के मुकाबले में क्यों कम है। थियोरेटिकल यील्ड में हम परफेक्टली जो जितने हमने रिएक्टेंट्स डाले होते हैं उतना ही हम एज्यूम करते हैं या हमें श्योरिटी होती है कि उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, तो इसीलिए थियोरेटिकल यील्ड ज़्यादा होगा। जबकि एक्चुअल केसेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा साइड रिएक्शंस हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लिमिटिंग और एक्सेसरी एजेंट है उनकी वजह से प्रोडक्ट की मिकदार या उसकी जो अमाउंट है उस पर फ़र्क पड़ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से एक्चुअल जो यील्ड होता है, एक्चुअल जो प्रोडक्ट की अमाउंट होती है वो कम होती है थियोरेटिकल यील्ड के मुकाबले में। द प्रैक्टिकली inexperienced worker has many shortcomings and cannot get the expected yield। कभी कभी ये वर्कर्स की भी गलती होती है कि इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर होते हैं वो कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं जिनकी वजह से वो जो एक्सपेक्टेड यील्ड है वो अचीव नहीं हो पाती। द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन इफ़ नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट डिक्रीज द एक्चुअल यील्ड। लेबॉर्ट्री में बहुत सारे मेथड हैं जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, वॉशिंग हो गया। अगर ये प्रॉपर तरीके से कैरी ना किए जाएं, अगर इनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो ये क्या करते हैं, ये यील्ड को कम करते हैं ड्यूरिंग वॉशिंग या ड्राइंग। या अगर हम उसको क्रिस्टल बना रहे हैं और हमने वो जो प्रोसीजर है वो फिंगर टिप पे फॉलो नहीं किया या थोड़ी सी भी हमारी जो वर्कर का ध्यान है वो यहाँ वहाँ हो गया, तो उसमें जो प्रोडक्ट की अमाउंट बन रही है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। या तो वो वॉशिंग में ज़ाया हो जाता है या फिर ड्राइंग में वो ज़्यादा उसको हीट अप करके जला देते हैं या फिर उसके मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन के दौरान क्या हो जाते हैं कि प्रॉपर तरीके से वो रिएक्शन नहीं हो पाता, इसीलिए जो एक्चुअल यील्ड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। carried out decrease the actual yield, some of the reactant might take part in competing side reaction and reduce the amount of desired product। और मोस्टली जो रिएक्शन चल रहा होता है उसमें साइड रिएक्शन भी हो रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है उसके अलावा भी प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके अलावा जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको फिर कहा जाता है कि ये क्या है, ये साइड रिएक्शन हो रहे हैं। तो साइड रिएक्शन में अगर कोई चीज़ बन रही है तो इट मीन्स कि वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के अमाउंट को तो कम कर रही है, तो हमारे पास यील्ड कम हो रहा है। तो ये जो साइड रिएक्शन है इसकी वजह से भी एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल के मुकाबले में कम हो जाती है और फिर जो रिडक्शन होती है प्रोडक्ट के अमाउंट में वो हो जाती है एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। सो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ज़्यादातर रिएक्शंस में जो एक्चुअल यील्ड होता है वो थ्योरेटिकल के मुकाबले में कम होता है, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि हमेशा कम होगा। हो सकता है कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड दोनों की जो वैल्यू है वो मैच कर जाए। अगर परफेक्टली किसी रिएक्शन को कैरी आउट किया जाए, उसको सही तरीके से उसके हर एक स्टेप को केयरफुली डील किया जाए, हैंडल किया जाए, तो उससे जो एक्चुअल और थ्योरेटिकल की वैल्यू है वो आपस में मैच हो भी सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस लेबॉर्ट्री में जब हम रिएक्शन करते हैं तो एक माइनर सी मिस्टेक या एक छोटी सी गलती भी रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है और उसकी वजह से जो अमाउंट होती है, जो यील्ड होती है, वो उसमें
कमी आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड जो है वो कम है थ्योरेटिकल के मुकाबले में। अ केमिस्ट इज़ यूजली इंटरेस्टेड इन एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं कि ये रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब ये कितने अच्छे तरीके से कैरी आउट हुआ है। द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज़ एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। अब किसी भी रिएक्शन के एफिशिएंसी को चेक करने के लिए उसके एक्चुअल और थ्योरेटिकल को कंपेयर कर दिया जाए और 100 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। 100 के साथ मल्टीप्लाई करने का सिंपली मकसद जो है वो ये है कि इसकी परसेंटेज मालूम हो जाए, और एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल को कंपेयर करने का मतलब ये है कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो मालूम हो जाएगा। थ्योरेटिकल में तो जो फिक्स हमने जितने रिएक्टेंट्स डाले हैं और जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट बनेगा, तो उतना अमाउंट और फिर जो एक्चुअल में बना है उसके दरमियान में फ़र्क कितना है। फ़र्क अगर ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगी, और अगर फ़र्क कम है तो फिर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला बनाया, परसेंट यील्ड। एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल के ऊपर डिवाइड किया और 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए। इससे हमारे पास इसकी परसेंट एफिशिएंसी इजीली मालूम हो जाएगी। इसी यील्ड में को मालूम करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल 14 के स्टेटमेंट को समझते हैं। व्हेन लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट इज रोस्टेड, क्विक लाइम इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। जब लाइमस्टोन चूने के पत्थर को रोस्ट किया जाता है, जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। According to the following equation, the actual yield of calcium oxide is 2.5 kg when 4.5 kg of limestone is roasted. जब 4.5 kg limestone को जलाया जाए या रोस्ट किया जाए तो उससे कितना कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, 2.5 kg। व्हाट इज़ परसेंट यील्ड? परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन कहते हैं इसके अंदर परसेंटेज यील्ड ये रिएक्शन का क्या होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब इन्होंने रिएक्ट रोस्ट किया तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, वो एवोल्यूट हो गई या फिर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। सॉल्यूशन मास ऑफ लाइमस्टोन रोस्टेड 4.5 जो कि गिवन है, ये केजी में गिवन है, इसको इन्होंने ग्राम्स में कन्वर्ट किया है। सिंपली क्या किया, 100 पे 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। सिंपली इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये 4.5 को जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 10 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, 10 का एक ज़ीरो 1000 के एक ज़ीरो के साथ कट जाएगा, वहाँ पे 100 रह जाएगा, और 100 को जब 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 ग्राम्स हो जाएगा। सेम क्विक लाइम को भी 2.5 kg है, तो इसको भी 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्या आ गया है 2500 ग्राम्स। मोलर मास अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मालूम किया जाए तो 100 ग्राम पर मोल आता है, और अगर कैल्शियम ऑक्साइड का मालूम किया जाए तो 56 ग्राम पर मोल। इस तरह अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शुड गिव कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम। तो इसके मुताबिक 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा, 56 को जब हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह जब 4500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा, तो 56 को 100 पे डिवाइड करके 4500 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से इससे जो आंसर आएगा वो 2520 ग्राम्स। 56 को इस पे डिवाइड करके फिर 4500 के साथ मल्टीप्लाई, तो थ्योरेटिकल यील्ड जो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा वो 2500 ग्राम्स है, और एक्चुअल यील्ड जो कैल्शियम ऑक्साइड का है वो 2500 है, जो कि हमें यहाँ से पता चला है कि एक्चुअल यील्ड जो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का है वो 2500 है, जबकि थ्योरेटिकली जब हमने मालूम किया तो 2520 आ गया। तो थ्योरेटिकल ज़्यादा है एक्चुअल के मुकाबले में, कितना ज़्यादा है 20, ये 2500 है और ये 2520 ग्राम्स है। अब एक्चुअल में एक्चुअल को पुट करेंगे, थ्योरेटिकल में थ्योरेटिकल को, और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका जो परसेंट यील्ड है वो 99.2% है। मतलब कि इसकी जो यील्ड है वो 99.2% करेक्ट है।
थ्योरेटिकल और एक्चुअल के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि 99.2% ये सही है। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास ना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, हीट उस हीट पर कम तरीक़ों ट्रांसफ़र की हर तरीके बमंगवायो थर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन